जीएस विद साइलेंट पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो संविधान का नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि औपचारिक रूप से जो संविधान के अनुच्छेद और भागों को पढ़ने की प्रक्रिया है वो अब शुरू होती है। और आज हम पढ़ेंगे भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। ठीक, आज जो टॉपिक पढ़ेंगे हम भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र। देखिए, ये जो टॉपिक है यह हमारे संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक को कवर करता है। यानी कि हमारे संविधान का जो भाग 1 है और उसमें जो संदर्भित अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, वह भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में प्रावधानों को स्थापित किया गया उसमें। अब हम अनुच्छेदों पर क्या प्रावधान किए गए इनसे संबंधित, उसको आगे पढ़ने से पहले जरा सा हम इन टर्म्स को समझें, भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र को समझें। तो देखिए, इसमें 2 शब्द हैं, एक तो है भारत संघ और दूसरा इसमें बात किया जा रहा है कि उसका राज्य क्षेत्र। भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो भारत संघ का जो राज्य क्षेत्र है ये एक व्यापक टर्म है। ये जो है एक व्यापक संकल्पना है। किसकी तुलना में? भारत संघ की तुलना में। कैसे अगर हम बात करें तो देखिए कि जो भारत संघ है वो क्या कहता है, वह यह है कि जो भारत का जो राज्यों के क्षेत्र हैं, यानी कि राज्यों को मिलाकर भारत संघ का निर्माण किया गया है। वहीं पर अगर हम राज्य क्षेत्र की बात करें तो राज्य क्षेत्र में 3 इकाइयां आपको देखने को मिलेंगी। एक तो राज्यों का राज्य क्षेत्र, राज्यों का राज्य क्षेत्र, दूसरा जो संघ शासित क्षेत्र है, संघ शासित प्रदेशों का राज्य क्षेत्र, और तीसरा भविष्य में अर्जित किए जाने वाले विदेशी क्षेत्र। ठीक है, तो आप स्पष्ट समझ रहे होंगे कि जो है ये टर्म भारत संघ का राज्य क्षेत्र वो बहुत ही व्यापक अवधारणा है, जबकि भारत संघ उसकी तुलना में एक संकीर्ण अवधारणा है। भारत का राज्य क्षेत्र में जो भारत के राज्य हैं जिनको राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, जो वर्तमान में 28 हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, इन राज्यों का जो राज्य क्षेत्र है वो प्लस जो हमारे संघ शासित प्रदेश हैं जहां पर सीधे संघ के द्वारा शासन किया जाता है, जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव, पुडुचेरी, ये सब जो हमारे संघ शासित प्रदेश हैं उनका राज्य क्षेत्र, और भविष्य में जो विदेशी क्षेत्र होगा जिसको भारत एक्वायर करेगा, उनको मिलाकर जो क्षेत्र है, अगर भविष्य में ऐसा कोई राज्य बनता है जिसको भारत को प्राप्त होता है तो वो भी कहां शामिल होंगे, वो भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल होगा, भारत का राज्य क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, और भारत संघ से क्या तात्पर्य है? भारत संघ से तात्पर्य है कि जो राज्य हैं जिनको राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है, जिनके साथ संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत, उसके सिद्धांतों के अंतर्गत शक्तियों का विभाजन करके शक्तियों को एंजॉय किया जाता है। यानी कि जो संघ सूची, राज्य सूची के आधार पर जो राज्य सूची के विषय हैं वो राज्यों को दे दिया गया, उनमें वो स्वायत्त है, अपना शासन चलाएंगे। और संघ सूची के विषय पर संघ सरकार शासन चलाती, जैसे उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटका, केरला, ये राज्य हैं। और इनके साथ हमारी संघ की जो सरकारें हैं वो अपने शक्तियों का बंटवारा करती हैं। इनके साथ शक्तियों का बंटवारा नहीं है। संघ में जो संघ शासित प्रदेश है उन पे सीधे केंद्र सरकार का शासन चलता है, और जो भविष्य में अर्जित क्षेत्र होंगे अगर वो, तो वहां भी संघ की शासन प्रणाली ही स्थापित की जाएगी, संघ के द्वारा ही वो कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है, तो आप दोनों की अवधारणाओं को समझ रहे होंगे। अब इसको और समझ लें कि भारत संघ, अगर हम बात करें भारत संघ, तो संघ से लग रहा है कि जैसे कि बहुत सारे धड़े हैं वो एक साथ आए और एक
भारत का निर्माण किए। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप हिंदी वाले टर्म से समझेंगे तो लगता है कि जैसे वो यूएसए का, संयुक्त राज्य अमेरिका की जो शासन पद्धति वो परिसंघीय शासन प्रणाली है, तो हमने भी परिसंघीय शासन प्रणाली को ही अपनाया है। लेकिन आप इसके अगर इंग्लिश टर्म को देखेंगे तो आपको बहुत ही स्पष्ट हो जाएगा। जहां पर देखें कि आप अमेरिका के लिए फेडरेशन शब्द का प्रयोग किया गया। जो अमेरिका की शासन पद्धति है वो फेडरेशन के लिए है, लेकिन अगर भारत के संदर्भ में कहा गया है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि हमारे संविधान में जो भारत के लिए शब्द प्रयोग किया गया है यूनियन ऑफ स्टेट। आप इस टर्म को समझिए, यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि भारत जो है वो एक इकाई है विभिन्न राज्यों की। भारत एक इकाई है, वो एक यूनिट है। जो राज्य है उसके एक घटक है, उसके अंग है। उस इकाई के अगर एक शरीर मान ले भारत को, तो जो राज्य है वो उसके एक अंग है। और इन अंगों को इस शरीर से अलग होने का या स्वायत्त होने का कोई अधिकार नहीं है। इनके साथ भारत राज्यों के साथ यानी कि इस व्यवस्था में अपनी शक्तियों का विभाजन करके उनको कुछ शक्तियां प्रदान किया है, जिसको वो स्वायत्तता के साथ प्रयोग करते हैं। ये किसी संधि समझौते का परिणाम नहीं है कि भारत के सभी राज्य आए और आपस में समझौता करके वो एक टेबल पे बैठे और उन्होंने आपस में एकजुट होकर एक देश बना दिया भारत। जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में फेडरेशन है, वहां पे 50 राज्य आए, एक साथ बैठे और उन्होंने समझौते के तहत एक राज्य बनाया और उसका नाम रखा, उन्होंने एक देश बनाया, संयुक्त राज्य अमेरिका उसका नाम रखा। यहाँ पे आप देखते हैं हमारे देश में सीमाएं और राज्यों की संख्या निरंतर बदलती रहती है, और अभी हम देखेंगे कि उसके पास कैसे वो अधिकार है। क्यों? क्योंकि हमारा देश जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट है, राज्यों का। ये राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है, तो इसलिए हमारा संघ जो है वो केंद्र की ओर झुका हुआ है। अभी हम लोग आगे देखेंगे तो आप समझ रहे होंगे कि भारत संघ जो है मतलब हो गया सिर्फ और सिर्फ 28 राज्यों का समूह, जिनके साथ संघ सरकार अपनी शक्तियों का विभाजन करके उनको शेयर देती है। और भारत का राज्य क्षेत्र उससे बहुत व्यापक परिकल्पना, राज्यों का राज्य क्षेत्र उसमें शामिल, संघ शासन, यूटीज और यानी कि यूनियन टेरिटरीज, और भविष्य में अर्जित किए जाने वाले विदेशी क्षेत्र। तो ये हम लोगों ने टर्म जान लिया। अब आइए हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक में क्या बातें इन भारत संघ और उसके परिक्षेत्र के बारे में कही गई हैं। तो देखिए, जो अनुच्छेद 1 है, अनुच्छेद 1 जो है इसमें सूची की दी गई है, यानी अनुच्छेद 1 जो है उसमें सूची दी गई है संघ और उसके जो राज्य क्षेत्र हैं, यानी जो संघ शासित प्रदेश है और जो भारत का जो राज्य है उनकी सूचियां दी गई हैं। तो वर्तमान में 28 के राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अब उन सूचियों को संदर्भ में अनुसूचियां जो है, अनुसूची एक इसी से संबंधित है। अगर हम लोगों ने अनुसूची वाला चैप्टर जब पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने देखा था। तो ये बात हो गई अनुच्छेद 1 सूचियों से संबंधित है। सूची में क्या, जो हमारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, अब यहां बात करते हैं अनुच्छेद 2 क्या है। अनुच्छेद 2 कहता है कि भारत संघ में, अनुच्छेद 2 जो है भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश, इसके संबंध में प्रावधान करता है। यानी कि जो भारत संघ है, ठीक है, उसमें कोई नया राज्य जो बाहर है, भारत संघ से बाहर है, यानी कि वो राज्य नहीं है, और उसको भारत संघ में शामिल कर लिया जाए, इसके संदर्भ में जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 2 में दिए गए हैं। यानी कि जैसे कोई बाहरी राज्य है, मान लीजिए जैसे सिक्किम था, सिक्किम जो है सबसे पहले भारत में एक आश्रित राज्य के रूप में शामिल किया गया था, एक सहयोगी राज्य के रूप में उसको दर्जा प्रदान किया गया था, लेकिन बाद में चलकर उसको भारत संघ में शामिल किया गया और भारत के का एक राज्य का उसको दर्जा दिया गया। यानी कि वो अनुच्छेद 2 के तहत शक्तियां प्राप्त करके संघ ने ऐसा किया। ठीक है, तो भारत के संघ में नए राज्य जो बाहर हैं, संघ में नहीं है, बाहर हैं, उनको संघ के भीतर ले आया जाए, इसका प्रावधान अनुच्छेद 2 में किया गया है। फिर अनुच्छेद 3, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना होगा, यहां से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 3 क्या है कि अनुच्छेद 3 ये कहता है कि जो संघ के भीतर, ठीक है, जो राज्य हैं, इन राज्यों के नाम
क्षेत्र, भौगोलिक सीमा, सीमा में परिवर्तन, इनके संबंध में प्रावधान है। यानी कि अनुच्छेद 3 आर्टिकल 3 वो हमारे संघ के भीतर यानी कि भारत संघ के भीतर इसमें जो पहले से राज्य हैं विद्यमान उनकी क्षेत्रों में परिवर्तन करना है। यानी कि जैसे और किसी उत्तर प्रदेश को जैसे विभाजित किया गया, पूर्वांचल उत्तराखंड बना दिया गया, मध्य प्रदेश को विभाजित किया गया और छत्तीसगढ़ उसमें से निकल गया। तो इस तरीके से राज्यों के भीतर जो उनकी सीमाओं का परिवर्तन करना है, नाम बदल देना है। उत्तरांचल पहले कहा गया, फिर उत्तराखंड हो गया, उसके जो सीमाएं हैं कुछ जिले निकालकर दूसरे राज्य को जोड़ दे दिया जाना, उसकी सीमाओं में परिवर्तन हो जाना, ये सारी प्रक्रिया अनुच्छेद 3 के तहत बताई गई कि ये किया जा सकता है। अब ये कैसे किया जाएगा, ये प्रोसेस भी आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कैसे किया जाएगा, तो इसमें देखिए 2 शर्तें हैं। सबसे पहले तो इस प्रकार का कोई संशोधन अगर होना है तो जो विधेयक होगा वो विधेयक राष्ट्रपति की ओर से, ठीक है, राष्ट्रपति की ओर से संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। ये की इंपॉर्टेंट बात, यानी कि देखिए सामान्यतः जो विधेयक होते हैं वो सरकार के द्वारा जो है सदन में प्रस्तुत किए जाते हैं, फिर सदन में बारी बारी वो दोनों सदनों से पारित होकर फिर वो राष्ट्रपति के पास जाते हैं और राष्ट्रपति उस पर अपना हस्ताक्षर करता है, तो फिर वो विधेयक अधिनियम बन जाता है। लेकिन अनुच्छेद 3 से संबंधित अगर कोई विधेयक है, यानी कि वह राज्यों के नाम, क्षेत्र, भौगोलिक सीमा आदि में परिवर्तन संबंधित अगर कोई प्रावधान करने वाला विधेयक है, तो विधेयक राष्ट्रपति की ओर से संसद में प्रस्तुत किया जाएगा, यानी कि संसद उस पर निर्णय लेगी। तो क्या राज्य की इसमें कोई भूमिका नहीं होगी? राज्यों के नाम बदलने वाले हैं, राज्यों की सीमाएं बदलने वाले हैं, राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन करने वाले हैं, तो राज्यों की क्या भूमिका होगी? राज्यों से नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा। वो क्या है, उसका प्रावधान ये है कि सदन में प्रस्तुत करने से पूर्व, मतलब ये स्टेप करने से पूर्व राष्ट्रपति क्या करेंगे, राष्ट्रपति इस विधेयक पर मत जानने के लिए संबंधित राज्य के विधानमंडल, हम लोग वीएम लिखे तो विधानमंडल, संबंधित राज्य के विधानमंडल को प्रेषित करेंगे एक समय सीमा के साथ। समय उस पर नोटिस करेंगे कि इतने समय में आप हमको ये अपना मत जो है, जो भी आपका विचार है वो हमको भेज दीजिए। लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि उधर से जो मत आएगा उस मत को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, यानी कि वो मत जो होगा वो बाध्यकारी नहीं होगा, वो सिर्फ उनका एक राय जानने के लिए बात की गई है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने प्रोसेस भी जान लिया कि अब देखिए प्रश्न बनता है कि जो राज्य हैं उनके क्षेत्र, सीमा, नाम आदि में परिवर्तन करना हो तो ये किसके पास अधिकार है? ये अधिकार संसद के पास है। राज्य उसमें कुछ इनिशिएट भी नहीं कर सकता। संसद निर्णय लेगी कि करना है तो राष्ट्रपति, शर्त उसकी सिर्फ ये है कि राष्ट्रपति ही उस विधेयक को इंट्रोड्यूस करेगा संसद में, और उस विधेयक को इंट्रोड्यूस करने से पहले वो राज्यों के पास, संबंधित राज्य जो उससे प्रभावित हो रहा है उसके विधानमंडल को मत जानने के लिए उस विधेयक की सूचना भेज देगा और उस पर उसका विचार जानेगा। विचार उसको समय के भीतर पहुंचा देना है, लेकिन उस विचार को, उस मत को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं है, बाध्य नहीं है। ठीक है, ये अनुच्छेद 3 की बात हो गई। तो हम लोगों ने 2 और 3 के बारे में जान लिया कि 2 में भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश की बात की गई, और भाग 3 में क्या होगा कि जो संघ है, संघ के भीतर ही रीमैपिंग, एक तरह से भारत के संघ की रीमैपिंग करने की बात इसमें की गई। ठीक है, अब आर्टिकल 4 पे आ जाते हैं हम लोग। अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 कुछ नहीं कहता है, अनुच्छेद 4 बस इन 2-3 के बारे में बताता है। अनुच्छेद 4 कहता है कि जो आर्टिकल 2 और 3 है, अनुच्छेद 2 और 3, ये यद्यपि ये संविधान संशोधन के रूप में इंट्रोड्यूस होंगे, लेकिन ये संविधान संशोधन के रूप में नहीं लिए जाएंगे। यानी कि एक बहुत ही साधारण विधेयक के रूप में ऐसे प्रावधानों को पारित कर दिया जाएगा। यानी ये कह रहा है कि अनुच्छेद 4 की अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत जो प्रावधान हैं, जो परिवर्तन होने वाले हैं, वो प्रावधान संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। संविधान संशोधन
संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। ये प्रावधान एक साधारण बहुमत की प्रक्रिया के द्वारा पारित कर दिया जाएगा। यानी कि आप देखिए क्या है कि हो रहा है इससे संविधान में संशोधन, संविधान की अनुसूची एक बदल जाएगी। अगर किसी राज्य को विभाजित करके 2 राज्य बना दे, 2 राज्यों को मिलाकर 1 राज्य बनाए, तो क्या होगा, तो उस राज्य की भारत संघ का स्वरूप बदल जाएगा। अनुसूची 1 में जो लिस्ट है वो बदल जाएगी। संविधान में संशोधन हो रहा है, लेकिन ये अनुच्छेद 4 कहता है कि इन दोनों प्रक्रियाओं से संविधान में संशोधन यद्यपि होगा, लेकिन वो प्रोसेस होगा, वो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी संविधान संशोधन अगर करना है आपको तो विशेष बहुमत एक तरीका है, और कुछ प्रावधानों में विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की विधान सभाओं के द्वारा भी उस विधेयक को पारित होना चाहिए। संविधान संशोधन करने के 2 प्रावधान हैं। जैसे अभी जीएसटी वाला मामला था, तो इसमें संसद में पारित हुआ विधेयक और फिर पूरे राज्यों के विधान मंडलों में घुमाया गया, और आधे से अधिक राज्यों में 50% + 1 राज्य उस पर अनुमति दे देंगे, तभी जाके वो विधेयक अधिनियम बन पाएगा। ठीक है, तो वो 2 प्रावधान, यानी जटिल है, कठिन है संविधान संशोधन करना। इसलिए 2 और 3 के तहत नहीं, आप साधारण विधेयक से, यानी कि जितने लोग आए हैं वोटिंग करिए, 50 + 1 हो गया, पारित हो गया विधेयक। यानी देख रहे हैं आप कि अगर संघ के राज्यों के नाम सीमा तक परिवर्तन तक करने का अधिकार केंद्र सरकार को है, और वो भी कितनी सरलता से। इसलिए हमारा जो देश है, हमारा जो राष्ट्र है, वो अखंडता के आधार पर देखे, तो इसीलिए केंद्र को अधिकार दिया गया ताकि राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित किया जा सके। राज्य अपना नाम तक बदलने का अधिकार नहीं रखते हैं, संसद को अधिकार है राज्यों के नाम और सीमा का परिवर्तन करने का। तो ये चारों आर्टिकल जो है, इसको हम लोगों ने समझ लिया, और आप इसको याद कर लें। खासकर आर्टिकल 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम लोग आगे की बात करते हैं। अब देखिए, ये जो बात हो गई कि हमने तो अनुच्छेदों को पढ़ लिया, लेकिन इसके बाद जो हम लोग जाने कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, तो ये तो हो गई व्यवस्था वर्तमान की है कि अभी क्या हो सकता है, सिस्टम क्या है, सिस्टम को चलाने का, हमारे राज्य की राजनीतिक इकाइयों को, उनको कैसे हैंडल करना है, इसकी व्यवस्था वर्तमान में ये है, वो आपने जान ली। अब थोड़ा सा हम बैकग्राउंड जाए कि हमने संविधान लागू किया, हम स्वतंत्र हुए, तो किस प्रकार से हमने अपने राज्यों की संरचना को जन्म दिया, कैसे हम वर्तमान रूप में आए। तो देखिए, जब हमारा संविधान लागू हुआ 1950 में, तो जब हम जानते हैं कि हमारा जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, तो बहुत सारी देसी रियासतें थीं, और देसी रियासतों की बात करें तो 552 देसी रियासतें थीं, जिसमें 549 ने तो भारत ने विलय कर लिया, और 3 जो है वो बाद में विशिष्ट परिस्थितियों में भारत में उनका विलय हुआ, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, लेकिन 549 पहले से विलय हो गई। तो जब उनका विलय कर लिया गया, तो फिर उनको सम्मिलित करके जो भारत संघ का निर्माण किया गया, ठीक है, हमारे संघ का, उसमें जो राज्य थे, उन राज्यों की 4 कैटेगरियां स्थापित की गई, क, ख, ग, घ, इसी को ABCD भी कह देते हैं। ठीक है, ABCD। इसमें 9 राज्य थे, इसमें 9 राज्य थे, इसमें 10 राज्य थे, और इसमें एक था अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो ये इस तरीके से संघ की 4 वर्ग में विभाजित कर दिया गया था राज्यों को। इसमें 9 राज्यों को रखा गया, इसमें कुछ राज्यों को रखा गया, इसमें कुछ राज्यों को रखा गया, इसमें कुछ राज्यों को रखा गया। ठीक, तो इस प्रकार की व्यवस्था चल रही थी। लेकिन देखिए, ये तो व्यवस्था तुरंत बनाई गई, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि में राज्यों की एक जो संरचना है, जो संगठन है, उसमें भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को लेकर आंदोलन और राजनीति की प्रक्रिया भी, घटनाएं भी चल रही थी साथ में। अंग्रेजी शासन काल के दौरान भी जो है भारत के राजनीतिक एकता को विखंडित करने के लिए समय समय पर भाषा के आधार पर राज्यों को उन्होंने बांटा। बंगाल जो था एक बहुत बड़ा राज्य था, उसको विभाजित करके उन्होंने समय समय पर पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा आदि को भी भाषा के आधार पर निकाल के उसके कई टुकड़े कर दिए। तो ऐसी जो आंदोलन की प्रक्रिया आजादी के बाद और आजादी के दौरान भी चलती रही, और भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग की जाने लगी। ठीक है, और इस प्रकार से तो जब मांग की जा रही थी, और अच्छा, कांग्रेस के द्वारा भी कभी कभार उन आंदोलन में को सहमति प्रदान कर दी गई थी। तो जब यह प्रक्रिया चल रही थी, उसी दौरान हमारी जो संविधान सभा थी, इस भाषा के आधार पर जो राज्यों के गठन की मांग हो रही थी, यानी कि
भाषा के आधार पर जो राज्यों के गठन की मांग हो रही थी, उस पर संविधान सभा ने क्या किया? संविधान सभा ने समितियों का गठन किया। सबसे पहले ढर या क्योंकि इसको डार आयोग भी कहते हैं, आयोग का गठन किया गया। ठीक है, दार आयोग का गठन किया गया। ये आयोग का गठन हुआ। इस आयोग, ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे एस.के. धर। ठीक है, एस.के. धर, इनकी अध्यक्षता में इसका गठन किया गया और इसको सुझाव देना था, परामर्श देना था कि किस तरीके से हम राज्यों का गठन करें। ये जो भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग की जा रही है, क्या ये उचित है अथवा अनुचित है। तो इनका गठन किया गया जून 1948 में। जून 1948 में धर आयोग का गठन किया गया और इन्होंने जो है दिसंबर में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। दिसंबर 1948 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और इन्होंने साफ साफ जो भाषा के आधार पर, भाषा को आधार बनाकर राज्यों के गठन की जो मांग की जा रही थी, उसको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने कहा कि नहीं, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। तो फिर जो विरोध होने लगा, जब विरोध होने लगा तो फिर कांग्रेस ने अपनी ओर से फिर तुरंत तत्काल ही दिसंबर 1948 में ही एक समिति गठन की, जिसको जेवीपी समिति कहते हैं। जेवीपी समिति में 3 लोग थे। एक तो जे से जवाहरलाल जी थे, जवाहरलाल नेहरू। वी से थे वल्लभ भाई पटेल और पी से थे पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया, ये 3 लोग थे। जवाहरलाल नेहरू जी इसके अध्यक्ष थे और इन 3 सदस्य एक फिर कमेटी बनी गई और इसका भी काम यही था कि बताइए कि जो भाषा के आधार पर गठन आवश्यक किया जा सकता है कि नहीं। तो इसने भी अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसका भी गठन दिसंबर में ही हुआ। इसके तुरंत बाद दिसंबर 1948 में इसका गठन हुआ और इसने अप्रैल 1949 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, धर आयोग, ये जेवीपी समिति ने। और इसने भी कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन राष्ट्रीय एकता के लिए ठीक नहीं है। और जब ये रिपोर्ट आई, कांग्रेस की सदन की थी, कांग्रेस के द्वारा गठित की गई सभा थी, समिति थी, तो इसका बहुत विरोध हुआ और देश में जो है रेगुलर इसको लेकर भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के आंदोलन बहुत तीव्र गति से चलने लगे। और उसी बीच जो है आंध्र प्रदेश में उस समय जो है मद्रास एक राज्य था जो आज तमिलनाडु है और आंध्र प्रदेश है और आज का तेलंगाना भी, ये तीनों मिलके एक थे। तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का विभाजन तो आप जानते हैं, लेकिन मद्रास में जो तेलुगु भाषी लोग थे वो लोग आंदोलन चला रहे थे और उसी में एक उनके लोकल नेता थे श्री पोट्टी श्री रामल्लू। ठीक है, ये आमरण अनशन कर दिए तेलुगु भाषी राज्य मद्रास से अलग करने के लिए और इनका आंदोलन चलता रहा और 56 दिनों तक इन्होंने आमरण अनशन किया और दिसंबर 1952 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, 56 दिनों के आमरण अनशन के बाद। तो ये बड़ा ही निर्णायक घटना हुआ। जब मृत्यु हो गई तो इन आंदोलनकारी के पीछे एक जनसमूह का समर्थन प्राप्त हो गया सहानुभूति में। फिर अब देखिए, फिर जब इनका आमरण अनशन के द्वारा इनकी मृत्यु हो गई दिसंबर 1952 में, सरकार ने घोषणा किया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाएगा, राज्य का गठन किया जाएगा, जो तमिलनाडु, जो आंध्र प्रदेश का इन्होंने मांग कर रहे थे। तो इस प्रकार भाषा के आधार पर 1 अक्टूबर उनकी मांग को मान लिया गया और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना भाषा के आधार पर गठित होने वाला मद्रास राज्य में से निकालकर आंध्र प्रदेश को एक तेलुगु भाषी राज्य के रूप में स्थापित किया गया। ठीक है, तो ये रहा पहला। अब इसके बाद क्या हुआ? अब ये तो सरकार जो है दबाव में आई तो इसने कर दिया, लेकिन अब सरकार इसका स्थायी समाधान चाहती थी। सरकार ने सोचा कि अगर इस प्रकार से आंदोलनों के द्वारा अगर राजनीतिक फैसले करवाए जाने लगे और राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया दबाव में आकर करने जाने लगी तो ये अस्थायी समाधान नहीं होगा। तो सरकार इसका एक जो है इंस्ट्रूमेंटल सॉल्यूशन चाहती थी और उसके क्रम में उसने जो है राज्य पुनर्गठन आयोग, जैसे ये घटना हुई उसके इमीडिएट बाद राज्य पुनर्गठन
आयोग का गठन किया। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। ये एक त्रिसदस्यीय समिति थी, आयोग था। इसका गठन किया गया दिसंबर 1953 में और इसने अपनी रिपोर्ट दी थी 1955 में। और इसके अध्यक्ष थे फजल अली, ये जस्टिस थे फजल अली। ये इसके अध्यक्ष थे। आपको ये याद रखना होगा, जो इसमें कमेटियां हैं, जो अध्यक्ष आयोग बने हुए हैं। दूसरे थे हृदयनाथ कुंजरू, पनिक्कर, पन्नीकर। ठीक है, तो इसके राज्य पुनर्गठन आयोग के जो गठन किया गया दिसंबर 1953 में, उसके ये 3 सदस्य थे और फजल अली उसके अध्यक्ष थे। और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत की और इसने जो सिफारिश दी, उसने कहा, सिफारिशें इसकी भी क्या थी, इसने भी कहा कि देखिए, भाषा के आधार पर, एकमात्र भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन तो नहीं होना चाहिए। उसमें सांस्कृतिक एवं भाषाई एक रूपता का जो है पृष्ठभूमि, उसको देखना चाहिए। आर्थिक, वित्तीय एवं प्रशासनिक तर्कों और उनकी सुविधाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। मतलब एक व्यापक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए गठन किया जाना चाहिए। भाषा के आधार पर गठन किया जा सकता है, लेकिन एकमात्र भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना एक गलत परंपरा को जन्म देगा। तो उन्होंने ये सुझाव दिया और इन्होंने एक महत्वपूर्ण सुझाव इसी में दिया था, इन सिफारिश सुझावों के अलावा, कि जो ये 4 कैटेगरी अभी हम लोगों ने देखा था कि 4 वर्ग में जो राज्यों का गठन था हमारे देश में, जो गठन था, इस व्यवस्था को कहा इसने खत्म कर दीजिए। तो करिए क्या, तो उसने कहा कि 2 कैटेगरी बनाइए ना, एक बनाइए राज्य और एक बनाइए संघ शासित राज्य, यानी यूनियन टेरिटरीज, और एक स्टेट। और इन्होंने जो रिकमेंड किया था उस समय 16 और 3 की संख्या रिकमेंड की थी कि 16 राज्य बनाइए और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन करिए, और वो 4 वाला कैटेगरी भंग कर दीजिए उस व्यवस्था को। सरकार ने इनकी सिफारिशों को कंसीडर किया और 1956 में सरकार ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया और इस अधिनियम के द्वारा इनके इस मांग को स्वीकार किया। हालांकि संख्या उसने बदल दी, राज्य जो गठित किया वो गठित किया 14 और यूटीज जो गठित किया वो गठित किया 6। इस व्यवस्था के साथ नए भारत की प्रशासनिक संरचना का गठन प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो ये एक इतिहास रहा। हम लोगों ने देखा बैकग्राउंड में कि जो है, एक तो संविधान हमारा लागू हो रहा था और संविधान लागू हुआ, उसके साथ साथ राज्यों के गठन और भारत की जो प्रशासनिक संगठन है उसको लेकर कुछ चैलेंजेस सामने आए। कैसे आंध्र प्रदेश एक राजनीतिक घटनाक्रम के द्वारा आंध्र प्रदेश से भाषा के आधार पर पहली बार राज्य के रूप में अस्तित्व में आया और उसके बाद सरकार उसके समाधान खोजने के लिए उसने ये व्यवस्था अपनाई। तो वर्तमान में अभी हमारे पास 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन जो ये व्यवस्था थी राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में है। और उसके बाद अभी ये संख्या संशोधन के द्वारा इसमें एड ऑन होती जा रही है। ठीक है, तो अभी मैं एक टेबल आपको शेयर कर दूंगा कि इसके बाद 14 और 6 के बाद कैसे कैसे कौन कौन से राज्य हमारे संविधान, हमारे देश में, हमारी संगठन में, हमारे भारत संघ में अस्तित्व में आए, उनके बारे में आपको जानना है। एक प्रश्न कभी कभी वहां से पूछता है, मिलान करने के लिए दे देता है या तिथि वर्ष पूछ लेता है कि इस राज्य का गठन किस वर्ष हुआ। ठीक, या कभी कभी 4 राज्य दे देते हैं और उसके वर्ष दे देते हैं, कहते हैं मिलान करके बताइए। यूपीपीसीएस में तो बहुत ही जो है पेटेंट क्वेश्चन है, जरूर पूछा जाता है। तो अभी मैं उसको दे देता हूं, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा। तब तक के लिए इस बात को आप समझ लीजिए। तो ये है लिस्ट जो कि राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अधिनियम पारित किया गया था, उसके पश्चात जो 14 के बाद जो राज्य बने और फिर उनका कब विलयन हुआ, उनकी लिस्ट आप पूरी स्टडी करिएगा इसको। और इसमें से खासकर वर्ष को आपको याद करने की कोशिश करनी होगी कि कब किन राज्यों का गठन हुआ। ठीक है, इसको आप याद कर लेंगे। एक और पॉइंट जो है मैं डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ। देखिए, हमारे संविधान की जो भी पिछली बात हम लोग कर रहे थे कि अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक में जो बातें थी हम लोगों ने समझ ली। तो इसमें विदेशी राज्य के अर्जन की प्रावधान तो कर दी गई थी कि अगर कोई विदेशी राज्य भारत अधिकृत करता है तो उस पर क्या प्रावधान होंगे, इसकी बात की गई थी। लेकिन यदि भविष्य में भारत का कोई राज्य क्षेत्र विदेश को
जो है हैंडओवर करना हो या उसको देना हो, तो उसके संबंध में हमारे संविधान में कोई चर्चा नहीं की गई थी। ये क्यों आई अस्तित्व में? 1960 में। 1960 में बेरुवाड़ी का मामला चर्चा में आ गया, क्योंकि 1960 में बेरुवाड़ी का जो क्षेत्र था वो तकनीकी रूप से एक मिस्टेक की वजह से वो भारत के क्षेत्र में रह गया, और उसको जो है पाकिस्तान को अंतरित करना था, क्योंकि बांग्लादेश की सीमा पर वो स्थित था। आज के जो बांग्लादेश के मतलब पश्चिम मतलब पूर्वी क्षेत्र में, जो पूर्वी पाकिस्तान था उसके हिस्से में देना था। तो ये बात आई कि अब इसको कैसे दिया जाए। देने वाले संबंध में तो संविधान में कोई चर्चा की नहीं गई थी। तो राष्ट्रपति ने अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें राय दिया कि नहीं, अगर भारत को कोई राज्य क्षेत्र किसी विदेशी शक्ति को अंतरित करना है तो वहां पर संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है, तो फिर नवा संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो पारित किया गया। तो कभी कभी ये पूछ सकता है आपका कि जो है बेरुवाड़ी जो मामला था वो 1960 में आया और इसके तहत ये नवा संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया, और इस अधिनियम 1900 संशोधन अधिनियम 1960, और इस अधिनियम के द्वारा बेरुवाड़ी का क्षेत्र पाकिस्तान को अंतरित किया गया। यानी कि अंतरण के क्षेत्र में अनुच्छेद 4 नहीं लागू है कि साधारण प्रक्रिया के द्वारा संसद चाहे तो दे दे। उसके लिए संविधान संशोधनी प्रक्रिया को पूरी तरह से फॉलो करना पड़ेगा। तो बेरुवाड़ी केस को भी आप भारत संघ राज्य क्षेत्र के मामले से जोड़कर एक प्रावधान के रूप में याद रख सकते हैं और उससे संबंधित संकल्पनाओं पर प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट हम लोग अब आगे भाग 1 हो गया, भाग 2 के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए आप इसको अध्ययन करिए, पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के बीच उसको शेयर करिए, लाइक भी जरूर कर दीजिएगा।